नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं संजय रोयल स्वागत करता हूं इन स्पेशल ई लर्निंग क्लासेज में आपका। आज की क्लास 10 साइंस इंग्लिश मीडियम में चैप्टर फर्स्ट जो हमने शुरू किया था पिछली क्लास में, फूड एंड ह्यूमन हेल्थ जो है उसके बारे में आगे का पार्ट जो है वो हम पढ़ेंगे। इससे पहले हमने फूड के जो इसेंशियल कंपोनेंट होते हैं उसके अंदर हमने ये पढ़ा था, फूड के मेन जो इसेंशियल कंपोनेंट है वो टोटल 6 होते हैं। कार्बोहाइड्रेट, लिपिड या फैट भी जिसको हम कह सकते हैं, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स एंड सिक्स्थ वन इज ए वाटर। अब यहाँ पर ये जो इसेंशियल एलिमेंट है वो हमारे शरीर को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए इसेंशियल होते हैं, या हमारे शरीर को न्यूट्रिशन जो है वो इन्हीं से मिलता है। अब यहाँ पर जो न्यूट्रिएंट एलिमेंट हमने पढ़े थे उनमें न्यूट्रिएंट कंपोनेंट जो है वो हमने पढ़े थे, वो न्यूट्रिएंट कंपोनेंट कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, विटामिन, मिनरल्स वगैरह जो थे उनके बारे में पढ़ा था। उनकी लैक या अब्सेंस यदि रहे फूड में तो उसको मल न्यूट्रिशन कहते हैं। अब फूड मल न्यूट्रिशन के कारण से जो रोग उत्पन्न होने वाली स्थितियां, रोग वगैरह हैं, उनके बारे में भी हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे फूड का एक और इम्पोर्टेंट कंपोनेंट वाटर जो है उसके स्टडी हम करेंगे। वाटर जो है वो एक न्यूट्रिएंट कंपोनेंट जो है वो नहीं माना जाता, इससे कोई न्यूट्रिशन जो है वो तो नहीं मिलता, लेकिन फिर भी ये एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट एसेंशियल कंपोनेंट होता है। उसका कारण ये है कि हमारे शरीर में या हमारी बॉडी की जो सेल्स होते हैं उनमें होने वाली जो भी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस हैं वो प्रोसेसेस वाटर की प्रेजेंस में ही होते हैं। वाटर के एब्सेंस में वो प्रोसेसेस जो है वो डिस्टर्ब हो जाएंगी, तो इसलिए इसे एक एसेंशियल कंपोनेंट जो है वो माना जाता है। अब यहाँ पर हम ड्रिंकिंग वाटर जो है उसको पढ़े, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह पढ़े। उससे पहले एक फैक्ट जो है वो वाटर के बारे में ये ध्यान में रखें कि वाटर जो है वो एक केवल मात्र ऐसा सबस्टांस है हमारी अर्थ पर जो नॉर्मल रेंज होती है टेम्परेचर के, उनमें वो तीनों जो स्टेट है वो शो करता है। तो इट इज द ओनली मटेरियल विच इज फाउंड इन ऑल 3 स्टेट्स, ऑल 3 फिजिकल स्टेट। दीज आर ए सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस स्टेट। सॉलिड जो आइस मिलती है वो आइस जो है वो इसकी सॉलिड स्टेट को रिप्रेजेंट करती है। लिक्विड जो नॉर्मल वाटर वगैरह हम काम में लेते हैं वो है, और गैसियस स्टेट जो वेपर है वो गैसियस स्टेट को इसको शो करती है। आइस जो या तो साउथ या नॉर्थ पोल रीजन जो है वहाँ पर जमी हुई मिलती है ग्लेशियर के रूप में, या फिर उनसे हाई एल्टीट्यूड पर मिलने वाले जो पहाड़ हिली एरियाज वगैरह हैं वहाँ पर मिलने वाले ग्लेशियर हैं उनमें मिलती है। लिक्विड स्टेट में ये नदी, तालाब, पानी में, ज़मीन के अंदर अलग अलग रूप में मिलता ही है, और गैसीय स्टेट में जो बादल होते हैं उनके अंदर जो पानी पाया जाता है वो गैसीय स्टेट में मिलता है। तो तीनों स्टेट में ये मिलता है या प्रेजेंट होता है। अब हम यहाँ पर ड्रिंकिंग वाटर के बारे में पढ़ेंगे। यदि हम अर्थ पर पाए जाने वाले जितने भी पानी की बात करें तो पानी जो है वो अर्थ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलता है, क्वांटिटी जो है वो उसकी बहुत ज़्यादा है। लगभग 75 to 80% जो है वो वाटर ही प्रेजेंट है अर्थ सरफेस पर, लेकिन वो सारा ड्रिंकिंग वाटर नहीं है, क्योंकि ड्रिंकिंग वाटर में कुछ विशेष कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। ज़्यादातर पानी उन कैरेक्टरिस्टिक्स पर खरा नहीं उतरता, इसलिए उसे ड्रिंकिंग वाटर में कंसिडर नहीं किया जाता। ड्रिंकिंग वाटर जो है वो ट्रांसपेरेंट होता है। साफ पानी जो है वो कैसा होता है, ट्रांसपेरेंट, उसका कोई कलर वगैरह जो है वो नहीं होता। उसकी पीएच जो है वो लगभग कितनी होती है, 7। एकदम पूरी तरह से प्योर वाटर जो है उसकी पीएच तो एग्जैक्ट 7 होती है, लेकिन थोड़ा बहुत कम ज़्यादा भी रहे तो भी उसे हम कंसिडर कर सकते हैं ड्रिंकिंग वाटर में। इसके अलावा उसमें कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो प्रेजेंट नहीं होते, या फिर सस्पेंडेड पार्टिकल्स वगैरह जो है
पार्टिकल्स वो भी उसमें क्या हों, अब्सेंट हों, तो ऐसे वाटर को ही हम क्या कहेंगे, ड्रिंकिंग वाटर कहेंगे। तो इसमें कुछ छोटे छोटे पॉइंट हैं जो थ्योरेटिकल चैप्टर है या थ्योरेटिकल पोर्शन है, इसको बस नॉर्मली नोट्स वगैरह आपको जो प्रोवाइड करवाए गए हैं उनको नोट करके और इनको बस याद करना है। जैसे क्वालिटीज ऑफ ड्रिंकिंग वाटर में देखें तो पहली क्वालिटी जो है वो क्या हो गई, ड्रिंकिंग वाटर शुड नॉट कंटेंट विजिबल पार्टिकल्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म। विजिबल पार्टिकल या माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं तो उसके कारण से पानी गंदला सा दिखने लगता है, सफेद सफेद सा, काले रंग का, यूं उसमें कलर आ जाता है, वो जो है वो ड्रिंकिंग वाटर में कंसिडर नहीं किया जाता। इसके अलावा ड्रिंकिंग वाटर की पीएच जो है वो भी कैसी होनी चाहिए, लगभग 7 के आसपास होनी चाहिए या उसकी पीएच 7 होनी चाहिए। उसमें डिजोल्व O2 जो है उसकी प्रेजेंस होनी चाहिए। अब ऐसा वाटर जो हमें काम में लेते हैं तो वो ड्रिंकिंग वाटर है, और ये ड्रिंकिंग वाटर हमारे लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि सेल में होने वाली या बॉडी में होने वाली जो भी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस हैं उनके लिए मीडियम का काम जो है वो वाटर ही करता है, या वो सारी प्रोसेसेस जो है बायोलॉजिकल प्रोसेसेस वो वाटर की प्रेजेंस में ही होती हैं। इसलिए माना जाता है कि एक व्यक्ति को दिन में लगभग 8 गिलास पानी यानी 3 से 4 लीटर पानी जो है वो जरूर लेना चाहिए। गर्मियों में ये क्वांटिटी जो है वो और भी ज़्यादा हो जाती है। अब ड्रिंकिंग वाटर जो हम लेते हैं वो प्योर ड्रिंकिंग वाटर यदि हम यूज़ में लेते हैं तो उससे हमारे शरीर को फ़ायदा क्या होगा, एक मेटाबॉलिक प्रोसेसेस के लिए मीडियम का काम करता है। इसके अलावा ड्रिंकिंग वाटर जो है ये एक्सक्रिएट करता है, ये एक्सक्रिएशन में भी है, तो इट एक्सक्रिएट्स पॉइजनस सब्सटेंसेस। तो पॉइजनस सब्सटेंस जो हैं उनको भी ये क्या करता है, बॉडी से एक्सक्रिएट करता है या फिर बाहर निकालता है। पॉइजनस सब्सटेंस से जो एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट वगैरह होते हैं, यूरिया या दूसरे पॉइजनस सब्सटेंसेस, वो हमारी बॉडी में यदि अकोमुलेट होने लगे, जमा होने लगे, तो उसके कारण से विभिन्न बीमारियां होने की संभावना जो है वो बढ़ जाती है। तो पॉइजनस सब्सटेंसेस को एक्सक्रिएट करने का काम ये करता है, और इसके कारण से ये हमारे शरीर को बीमारी रहित या रोग रहित या कह सकते हैं डिजीज फ्री बनाए रखता है, एजाइल बनाए रखता है, यानी दीर्घायु बनाता है शरीर को, और शरीर को फिट बनाए रखता है, उसको मेंटेन करके रखता है और ऊर्जा से भरपूर रखता है। इसके अलावा ये हमारे शरीर का जो इम्यूनिटी पावर है उसे इम्यूनिटी पावर को भी ये क्या करता है, इंक्रीज करता है, और इम्यूनिटी पावर को इंक्रीज करके हमारे शरीर को रोगों से बचाव के लिए ये तैयार करता है या डिजीज फ्री बनाए रखने का काम ये करता है, जिसके कारण से शरीर में रोग जो है वो नहीं होते। इसके अलावा ये एलर्जी जो होते हैं उनको भी ये क्या करता है, कम करता है, एलर्जी की पॉसिबिलिटीज को ये कम करता है। ड्रिंकिंग वाटर यदि पर्याप्त मात्रा में लिया जाए तो ऐसी कंडीशन में शरीर में एलर्जी कम होती है। इसके अलावा लंग, फेफड़े जो होते हैं उनसे संबंधित जो इन्फेक्शन होते हैं, लंग्स से इन्फेक्शन, इन लंग्स इन्फेक्शन को भी ये रोकता है। अस्थमा, दमा, इस तरह की जो बीमारियां हैं वो इसके कारण से नहीं होती। और इसके अलावा सफिशिएंट वाटर यदि हम पानी जो है उसको यदि हम लेते रहें तो हमारा शरीर कोल्ड है, फीवर है, इस तरह की जो कंडीशन है उससे बचा हुआ रहता है। जुकाम, बुखार वगैरह होना या बार बार शरीर का बीमार पड़ते रहना ये कम होता है। तो ये हो गई क्वालिटीज ऑफ ए ड्रिंकिंग ए वाटर। अब ये क्वालिटीज वगैरह यदि हम जो पानी काम में लेते हैं, जो कंज्यूम करते हैं, उनमें नहीं हो तो उस कंडीशन में हम उसको कहेंगे पोल्यूटेड वाटर। पोल्यूटेड वाटर इस कंडीशन में पीना पड़ता है, और पोल्यूटेड वाटर को यदि हम लेते हैं या पोल्यूटेड वाटर का हम कंजप्शन करते हैं तो उसके कुछ बैड इफेक्ट जो हैं वो हमारे शरीर पर होते हैं। अब वो क्या बैड इफेक्ट जो है वो होंगे तो उनकी हम बात करें। पोल्यूटेड वाटर नॉर्मली नदी, तालाब, पानी वगैरह में पोल्यूशन होने के कारण से होता है, और उसके कारण से कई सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं वो आ जाते हैं वाटर में। अब ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसमें खास तौर से बैक्टीरिया और वायरस जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं, इनके कारण से कई सारी अलग अलग डिजीजेज, बैक्टीरियल डिजीजेज, वायरल डिजीजेज जो हैं वो शरीर में दिखने लगती हैं। जैसे बैक्टीरियल डिजीजेज में यदि हम बात करें तो कोलेरा, डायसेंट्री, इस तरह के डिजीज जो हैं वो अकर होने लगते हैं शरीर में या पर उत्पन्न होने लगते हैं।
तो ये कह सकते हैं कि वाटर बोर्न डिजीज जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण से होते हैं, जैसे कोलेरा, डिसेंट्री, इस तरह के रोग होते हैं। इसके अलावा वायरल इन्फेक्शन भी इसके कारण से फैलने की संभावना रहती है, जिसके कारण से हेपेटाइटिस है या फिर जॉन्डिस है या फिर फ्लू, कोलेरा, टाइफॉइड, इस तरह के रोग जो वायरस के कारण से होते हैं उनकी फैलने की संभावना भी रहती है। तो यूँ कह सकते हैं कि वायरल डिजीज जो है वो भी इनके कारण से बढ़ती हैं। और इसके अलावा एक विशेष डिजीज है जिसको कहा जाता है नारू या बाला डिजीज, ये भी इसके कारण से बढ़ने की संभावना रहती है। इसका जो कारण है यानी कॉज ऑफ ए नारू डिजीज वो है एक वॉर्म, एक कृमि होता है जिसका नाम है ड्रैकन कुलसे मेडिनेंसिस। नोट्स वगैरह में लिखा हुआ है, इसको जरूर से ध्यान में रख लें, ये इसमें इंपॉर्टेंट है। कई इस चैप्टर में से छोटा 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उसमें कई बार क्वेश्चन वगैरह जो है वो पूछ लिया जाता है कि विच इज द पैथोजन ऑफ नारू और बाला डिजीज। तो उसमें आंसर जो वो होगा ए वर्म ट्रैकेंकुलस मेडिनेंसिस इज द पैथोजन ऑफ नारू और ए बाला डिजीज। ये पहले, वर्तमान में तो ये रोग नहीं मिलता है, पहले पुराने समय में राजस्थान जैसे इलाके जो है वहाँ पर ये रोग बहुत ज़्यादा होता था। इसमें जो ड्रैकेंकुलस मेडिनेंसिस में जो फीमेल होती है वो फीमेल अपने अंडे जो है वो कहाँ पर देती है? पानी में, जिसके अंदर ये गंदे पानी में ज़्यादातर ये मिलती है और अपने अंडे पानी में दे देती है। और ऐसा पानी पी लिया जाए तो उसके अंडे जो हैं शरीर में चले जाते हैं इस पैथोजन के, और फिर उन अंडों से वर्म जो है वो निकलकर शरीर के ब्लड वेसल्स के साथ साथ में शरीर के विभिन्न भागों में या बॉडी पार्ट्स में इन्फेक्ट हो जाते हैं। और फिर उसके बाद में वो जो वर्म है वो वापस शरीर से बाहर निकलता है, एक फफोला या छाला सा बनाता है, वो जब फूट जाता है तो वहाँ पर घाव बढ़ता है और उसमें से ये वर्म जो है वो बाहर निकलता है, जिसके कारण से दर्द, जलन वगैरह बहुत ज़्यादा होता है। तो ऐसे व्यक्ति वगैरह तालाब में, नदी में, पानी में हाथ वगैरह धोते हैं तो उसके कारण से वो अंडे फिर से पानी में आ जाते हैं। इसके कारण से, वाटर के कारण से इसका इन्फेक्शन जो है वो होता रहता है। अब हालांकि ज़्यादातर पानी, तालाब वगैरह का पानी या झील का पानी कम पीते हैं, ज़्यादातर जो पानी हम पीते हैं वो ज़मीन से निकालते हैं और ज़मीन में इसके इन्फेक्शन की संभावना कम है, इसलिए अब ये रोग लगभग पूरी तरह से खत्म हो चुका है। लेकिन फिर भी ध्यान में रखें, केवल ये छोटा क्वेश्चन कि इसका जो पैथोजन है वो एक वर्म है जिसका नाम क्या है? ड्रैकेंकुलस मेडिनेंसिस। ये हार्मफुल इफेक्ट जो है या बैड इफेक्ट जो है वो हमने पढ़े पोल्यूटेड वाटर के। इसके बाद में एक छोटा टॉपिक जो है वो इसमें और आता है प्रिवेंशन, कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है इन हार्मफुल इफेक्ट को जो पोल्यूटेड वाटर के कारण से होते हैं। तो सीधा सा है पोल्यूटेड वाटर को पोल्यूशन से बचाकर, तो प्रिवेंट द वाटर फ्रॉम पोल्यूशन, यही इसका एक इम्पोर्टेंट फैक्टर जो है वो रहेगा। अब इससे बचाव के लिए या तो ये कि जो पानी हम पीते हैं उसे हम बॉईल करें, छान लें, फिल्टर करें, बॉईल करें और फिर उसके बाद में उसे ठंडा करके फिर उसे हमें पीने के काम मिले। तो बॉईल करने से उसमें जो भी पैथोजन वगैरह होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, जिससे ये हार्मफुल इफेक्ट जो है इनके पड़ने की संभावना कम होती है। इसके अलावा नहाने वगैरह का, नहाने, कपड़े धोने, पशुओं को पानी वगैरह पिलाने जैसी जो क्रियाएं होती हैं वो कम से कम करनी चाहिए जहाँ पर वाटर सोर्स होता है उसके नज़दीक, यानी तालाब में नहाना, जिस तालाब का, झील का, नदी का पानी पीते हैं उसी में नहाना, कपड़े धोना, इस तरह के कार्य या एक्टिविटीज़ जो हैं उनको प्रिवेंट करना चाहिए। और नदी, तालाब वगैरह जो उनकी समय समय पर सफाई भी करनी चाहिए। एक तो उन्हें पोल्यूशन फ्री रखें, ये ध्यान में रखें कि वो गंदे हो ही नहीं, यदि गंदे हो जाए तो टाइम टू टाइम जो है वो उनको क्या करते रहें? साफ भी करते रहें। तो इन उपायों के द्वारा, ये जो भी उपाय अपनाए जा सकते हैं, इनके द्वारा हम क्या कर सकते हैं? ड्रिंकिंग वाटर का जो पोल्यूशन है उसको हम रोक सकते हैं और उसके बैड इफेक्ट या हार्मफुल इफेक्ट से हमें बच सकते हैं। इसके बाद में आगे का जो पार्ट है वो हम पढ़ेंगे फूड एंड ह्यूमन हेल्थ। ये जो हम पढ़ रहे हैं ह्यूमन
हेल्थ को अफेक्ट करने वाले जो कुछ स्पेशल फैक्ट्स वगैरह हैं उनकी स्टडी जो है वो हम इस पार्ट में करेंगे। इसमें एक फैक्ट या ह्यूमन हेल्थ को बैडली इफेक्ट करने वाला जो फैक्ट है वो है ओबेसिटी। ओबेसिटी जिसे हम नॉर्मली कहते हैं मोटापा। ओबेसिटी या मोटापा जो है जिसमें व्यक्ति मोटा हो जाता है, उसका शरीर जो है वो फूल जाता है, उसका जो कारण है वो क्या है? स्टोरेज ऑफ फैट। उसके शरीर में चर्बी या फैट जो है उसका स्टोरेज जो है वो बढ़ जाता है और उसी के कारण से उसमें ओबेसिटी की कंडीशनें आती है। तो ओबेसिटी जो है वो हम किसे कहेंगे? कंडीशन ऑफ ए excess storage of a fat in our body is known as obesity। यानी सीधा सा है कि शरीर में आवश्यकता से ज्यादा मात्रा में यदि फैट का जमाव हो जाए तो उस कंडीशन को हम ओबेसिटी जो है वो कहेंगे। और इसके कारण से ये ज्यादा मात्रा में फैट यदि जमा हो जाए तो वो शरीर पर बैड इफेक्ट या हार्मफुल इफेक्ट जो है वो शो करने लगती है, वही ओबेसिटी है। ओबेसिटी का मेजरमेंट जो है वो किया जाता है बॉडी मास इंडेक्स के थ्रू। बॉडी मास इंडेक्स ये शरीर का जो वेट और वॉल्यूम है इनका रेशियो होता है और वेट और वॉल्यूम का रेशियो यदि 25 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर के अंडर रहे या 25 किलोग्राम पर मीटर तक रहे, इस लिमिट में रहे, तो उस कंडीशन में यह माना जाता है कि ओबेसिटी नहीं है। एक नॉर्मल शरीर है, शरीर जो बना हुआ है वो नॉर्मल है। लेकिन इसके बाद में इससे बढ़ने लगे और खास तौर से 30 केजी पर मीटर स्क्वायर से अधिक हो जाए तो वो कंडीशन क्या है? बॉडी मास इंडेक्स। तो व्हेन बॉडी मास इंडेक्स वैल्यू इज हायर देन 30 किलोग्राम मीटर स्क्वायर देन द कंडीशन ऑफ ओबेसिटी अकर्स इन आवर बॉडी। ये चीज ध्यान में रखोगे, ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है वो इसके अनुसार रहेगा। फिर इसके बाद में हम बात करते हैं कॉजेज, कारण जो है वो क्या है ओबेसिटी के। तो कारण वगैरह में यदि हम देखें तो इसमें जो है एनर्जी जो है वही क्या होती है? स्टोर होती है। फैट और कार्बोहाइड्रेट दोनों एनर्जी कंपोनेंट हैं। अब एनर्जी जो है वो हम लेते तो क्या है? एनर्जी टेकन इज हायर या हाई एंड कंजप्शन ऑफ एनर्जी इज लेस देन ओबेसिटी अकर। यानी हमें जो फूड लेते हैं उसमें जो भी एनर्जी कंपोनेंट यानी कार्बोहाइड्रेट और फैट जो लेते हैं या लिपिड जो लेते हैं उनका कंजप्शन तो कम करे शरीर और हम लेते उसे ज़्यादा है, तो उस कंडीशन में वो स्टोर होने लगेगा और यही कंडीशन जो है वो ओबेसिटी की कंडीशन कहलाएगी। अब यहाँ पर कितनी एनर्जी लेनी चाहिए? तो इसमें हम ये नहीं कह सकते हैं कि एक निश्चित वैल्यू हम बता दें कि इतनी एनर्जी जो है वो लेनी चाहिए, क्योंकि ये जो है वो डिपेंड करता है उस व्यक्ति विशेष की, ह्यूमन बीइंग की लाइफस्टाइल पर। एक मजदूर व्यक्ति जो होता है, लेबर वगैरह जो होते हैं, जो हर दिन खाई खोदता है, सड़क के पास में काम करता है, खेत में काम करता है, वो हार्ड वर्क करता है और हार्ड वर्क करता है तो उसके लिए उसकी बॉडी जो है वो एनर्जी का कंजप्शन ज़्यादा करते हैं। ऐसी कंडीशन में वो यदि ज़्यादा खाना भी खाता है तो उसको वो कंज्यूम कर लेता है, उसको वो अपने शरीर में स्टोर नहीं करता, क्योंकि वो यहाँ पर क्या हो गई? खर्च हो गई। जबकि एक ऐसा व्यक्ति जो सीट वगैरह पर बैठा रहता है, ऑफिस में काम करता रहता है, बेड पे लेटा रहता है, जिसकी दिनचर्या जो है या उसकी जो डेली लाइफ है वो कैसी हो या डेली रूटीन जो है वो कैसा हो, लेजी हो, तो उस कंडीशन में कंजप्शन जो है वो लेस होता है और खाना वो ज़्यादा खा लेता है या एनर्जी टेकन जो है वो कैसी है, एनर्जी टेकन रेट जो है वो हाई है। तो जो बची हुई एक्सेस एनर्जी है या एक्सेस लिपिड या फैट है वो तो क्या होगी? स्टोर ही होगी। और उस कंडीशन में क्या होगा? ओबेसिटी की कंडीशन जो है वो शरीर के अंदर दिखने लगेगी। तो अनबैलेंस्ड एनर्जी टेकन एंड एनर्जी कंजप्शन, एनर्जी जो ली जाती है और उसका जितना कंजप्शन होता है उसमें बैलेंस नहीं हो तो उस कंडीशन में ओबेसिटी आ सकती है। इसके अलावा फैट कंटेंट फूड को यदि ज़्यादा कंज्यूम किया जाए या ज़्यादा काम में लिया जाए तो यूँ कह सकते हैं बाय द टेकन ऑफ ए फैट कंटेनिंग
फूड, इसके कारण से भी ये बढ़ने की संभावना ज़्यादा रहती है। जिसमें फैट ज़्यादा हो, जैसे तेल है, घी है, मांस है, मछली है, इस तरह की चीज़ें जो फूड में ज़्यादा हो तो उसके कारण से ये ओबेसिटी जो है उसकी कंडीशन आ सकती है। इसके अलावा एक्सरसाइज वगैरह जो है वो नहीं की जाए तो उसके कारण से हो सकता है, क्योंकि एक्सरसाइज से कंजप्शन हो जाता है एक्सेस फैट जो होती है उसका। लेकिन एक्सरसाइज या फिजिकल वर्क यदि कम किया जाए तो उसके कारण से स्टोरेज होने की संभावना जो है वो बढ़ जाती है। इसके अलावा केवल एक ही टाइप का डेली रूटीन यदि बना रहे, उसमें दौड़ भाग वगैरह जो है वो कम हो, ऑफिस में बैठे रहना, लेटे रहना, इस तरह के कार्य या डेली लाइफ इस तरह के हो तो उसमें भी ओबेसिटी की संभावनाएं रहती है। इसके अलावा एक और कंडीशन हाइपोथायरॉयडिज्म, ये एक विशेष कंडीशन है जिसमें हमारे गले में मिलने वाली जो थायराइड ग्लैंड होते हैं इसकी सक्रियता, इसकी एक्टिविटी कम हो जाती है। नॉर्मली यदि हम देखें तो थायराइड ग्लैंड जो है ये थायरोक्सिन हार्मोन को सिक्रेट करती है, जो बॉडी में होने वाली जो भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हैं उनको ये क्या करता है, सक्रिय बनाए रखता है। हाइपोथायरॉयडिज्म में इसकी एक्टिविटी कम हो जाती है और थायरोक्सिन हार्मोन जो है उसका सिक्रेशन कम होने लगता है, और वो सिक्रेशन कम होने से मेटाबॉलिज्म या मेटाबॉलिक रेट है वो डाउन आ जाती है। यानी यूँ कह सकते हैं कि कंजम्पशन जो है वो कम हो जाता है, और वो कम होने के कारण से एक्सेस मात्रा जो भी होती है, क्वांटिटी होती है, वो स्टोर होने लगती है और उससे ओबेसिटी की संभावना आती है। अब इसके बाद में बैड इफेक्ट यदि हम देखें ओबेसिटी के, तो ओबेसिटी के बुरे प्रभाव जो हैं वो हमारे शरीर पर दिखते हैं। ओबेसिटी के कारण से मोटे व्यक्ति जो होते हैं उनमें कई सारी बीमारियां होने की संभावना जो है वो बढ़ जाती है। जैसे खास तौर से यदि हम देखें हार्ट डिजीजेज, हार्ट से रिलेटेड डिजीजेज या डायबिटीज वगैरह जो शुगर से रिलेटेड डिजीज होते हैं, वो स्लीपिंग डिसऑर्डर हो जाते हैं, नींद में खराटे वगैरह आने की, इस तरह की नींद कम आना, ज़्यादा आना, इस तरह के स्लीपिंग डिसऑर्डर जो हैं वो हो जाते हैं। ब्रीथिंग डिसऑर्डर होने लगते हैं, सांस वगैरह लेने में दिक्कत वगैरह आने लगते हैं। और इसके अलावा कई सारे कैंसर वगैरह जो है वो भी उत्पन्न होने की संभावना जो है वो बढ़ जाती है। तो ये नोट करवाए हुए, इनको बस केवल पढ़ के याद करना है। इसके बाद में अगला जो फैक्टर है ओबेसिटी के बाद में जो ह्यूमन हेल्थ को अफेक्ट करता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे, वो है ब्लड प्रेशर। तो अगला जो फैक्ट ह्यूमन हेल्थ से रिलेटेड है वो है ब्लड प्रेशर। पहले डेफिनेशन इसकी देखें। ब्लड प्रेशर जो है वो हम किसे कहेंगे, उसके लिए नॉर्मल कंडीशन जो है वो ध्यान में रखें। हमारी बॉडी में ब्लड जो है वो न्यूट्रिएंट्स वगैरह के सप्लाई के लिए लगातार फ्लो करता रहता है या लगातार सर्कुलेट होता रहता है अलग अलग बॉडी पार्ट्स में, खास तौर से हार्ट से जो बॉडी के अदर ऑर्गन है उनमें। अब ये सर्कुलेटिंग ब्लड जो है वो वेसल्स के थ्रू, ब्लड वेसल्स खास तौर से आर्टरीज जो हैं उनके थ्रू क्या होता है पूरे बॉडी के अंदर क्या सर्कुलेट करता है। अब ये आर्टरीज जो है वो पतले पतले पाइप या पतली नलिकाएं से होती हैं, इनमें ब्लड का फ्लो होता है। अब नॉर्मल कंडीशन में हम देखें, जैसे अपने टेप टोंटे नल जो होता है उससे हमने पाइप को जोड़ दिया, उसमें पानी को हमने शुरू नहीं किया तो उसको हम दबाकर देखेंगे, पाइप की वाल को या पाइप को दबाकर देखें तो आसानी से दब जाता है। और उसमें जब पानी बह रहा है तो उसमें हम उसे दबाकर देखें तो वो दबता नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं कि इसमें पानी बह रहा है, क्योंकि वो बहता हुआ पानी जो है, फ्लोइंग वाटर जो है वो क्या करता है, वाटर जो फ्लो हो रहा है वो प्रेशर क्रिएट करता है, जिसके कारण से पाइप फूला हुआ रहता है। अब जैसे ये सर्कुलेटिंग वाटर या सर्कुलेटिंग या फ्लोइंग वाटर जो पाइप पर प्रेशर क्रिएट करता है, वैसा ही फ्लो जो है वो ब्लड का हमारी बॉडी में ब्लड वेसल्स में होता है। और यह फ्लोइंग ब्लड या सर्कुलेटिंग ब्लड जो है वो एक प्रेशर क्रिएट करता है, कहाँ पर, ऑन द वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स या ऑन ए ब्लड वेसल्स वॉल। यही प्रेशर जो है वो क्या है, ब्लड प्रेशर। तो इसके बेसिस पर हम ये कह सकते हैं द प्रेशर ऑफ सर्कुलेटिंग ब्लड ऑन द ब्लड वेसल्स वॉल या ऑन द वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स इज नोन एज ब्लड वेसल। ब्लड प्रेशर दो टाइप का होता है, एक सिस्टोलिक प्रेशर, एक डायस्टोलिक प्रेशर। ब्लड पर ये जो प्रेशर है उसको क्रिएट करता है हार्ट एक पंप की तरह से काम करता है, एक थैली की तरह से काम करता है। इसमें पहले ब्लड आकर भरता है,
ये ब्लड जो है वो इसमें फिलअप होता है, फिर उसके बाद में ये प्रेशराइज होता है जिसके कारण से ब्लड जो है वो इससे बाहर फ्लो करता है या सर्कुलेट होता है ब्लड वेसल्स में। अब यहाँ पर इसमें देखें तो हार्ट इसका मतलब दो कंडीशन शो करता है। एक, हार्ट मसल जब श्रिंक होते हैं, जब उनमें संकुचन होता है, कॉन्स्ट्रिक्शन होता है, तो वो दबती हैं और उस कंडीशन में ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और उस प्रेशर के कारण से, हाई प्रेशर के कारण से ब्लड वेसल्स में फ्लो होने लगता है। ये कंडीशन जो है वो हार्ट की सिस्टोलिक या सिस्टोल कंडीशन कहलाती है। और जब हार्ट सिस्टोल फेज में हो, जब हार्ट मसल श्रिंक हो, तो उस कंडीशन में जो प्रेशर होता है वो तो है सिस्टोलिक प्रेशर। और दूसरी, जब हार्ट जो है उसमें हार्ट मसल जो है वो रिलैक्स फेज में हो, वो कंडीशन कहलाती है डायस्टोल। डायस्टोल कंडीशन कहलाती है। और डायस्टोल कंडीशन में जो प्रेशर है वो होता है डायस्टोलिक प्रेशर। अब ये प्रेशर है कितना, इसको मापने के लिए काम में लेते हैं, इसका मेजरमेंट करने के लिए काम में लेते हैं एक विशेष डिवाइस जिसको कहा जाता है स्फिग्मोमैनोमीटर। तो स्फिग्मोमैनोमीटर के थ्रू क्या किया जाता है, मेजर किया जाता है किसको, ब्लड को, या यूं कह सकते हैं ब्लड प्रेशर इज मेजर्ड बाय स्फिग्मोमैनोमीटर। इसको भी जरूर से ध्यान में रख लें, ये इंपॉर्टेंट है सारी चीजें, खासतौर से ये दो। अब एक नॉर्मल हेल्दी पर्सन जो होता है उसका, एक यंग हेल्दी पर्सन जो होता है उसका नॉर्मल बीपी जो है वो माना जाता है 120/80 mmHg। अब ये 120/80 ये नहीं है, लिमिट नहीं है, ये वैल्यू है 120। जब हार्ट सिस्टोल फेज में हो तो ब्लड प्रेशर ज्यादा होगा और एक नॉर्मल व्यक्ति के लिए वो कितना होना चाहिए, 120 mm/Hg। और जब डायस्टोल फेज में हो तो उस समय ब्लड प्रेशर जो है वो कितना होना चाहिए, 80 mmHg। तो यूं कह सकते हैं कि एक व्यक्ति का सिस्टोल प्रेशर यदि 120 और डायस्टोल ब्लड प्रेशर यदि 80 mmHg हो तो यूं कह सकते हैं कि वो हेल्दी है या स्वस्थ सामान्य प्रकार का व्यक्ति वो है। अब उसके बाद में इसे ब्लड प्रेशर से रिलेटेड कुछ जो एबनॉर्मलिटीज हैं उनकी हम बात करें। एबनॉर्मलिटीज में जैसे लो ब्लड प्रेशर है, हाई ब्लड प्रेशर है जो है वो कंडीशन आने लगती है और उनका क्या इफेक्ट होता है, इसको हमें आगे पढ़ेंगे। लेकिन आज की क्लास में हम इतना ही करते हैं क्योंकि वीडियो जो है वो लेंदी हो जाएगा। इसको जो शेष रिमेनिंग पार्ट जो इसका बचा हुआ है उसको हम कल की क्लास में शामिल कर लेंगे। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, धन्यवाद। आप इन चीज़ों को, ये थ्योरेटिकल चैप्टर है, इनको आप नोट से जरूर नोट कर लें और जो इंपॉर्टेंट चीज़ें वगैरह जैसे बताई जाती हैं तो उनको क्या करें, अंडरलाइन जरूर कर लें ताकि याद करने में वो आसानी रहे। और एक बार कम से कम उनको पढ़ जरूर लिया करें क्योंकि बाद में उनको समझना पढ़ना जो है वो आसान हो जाता है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।